नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम ऊर्जा संसाधनों के तहत भारत में पेट्रोलियम खनिज के वितरण और उत्पादन पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के दौरान हम कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। जैसे तरल सोना किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल का खनन किस स्थान से आरंभ हुआ था? ओएनजीसी को महारत्न कंपनी का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? भारत के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। मुंबई हाई ऑयल फील्ड की खोज किस वर्ष की गई थी? अंकलेश्वर ऑयल फील्ड किस राज्य में स्थित है? नहरकटिया ऑयल फील्ड किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित मंगला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? भारत में आजादी से पहले निर्मित एकमात्र रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इस तरह के कई सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम पेट्रोलियम शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। पेट्रोलियम जो है, जिसको हम सामान्यतः हिंदी में खनिज तेल, रॉक ऑयल के नाम से जानते हैं। ये जो पेट्रोलियम शब्द है वो ग्रीक भाषा के पेट्रा, यानी कि इसका अर्थ होता है शेले, चट्टाने, और लैटिन वर्ड ओलियम से बना है, जिसका अर्थ होता है तेल, यानी कि चट्टानों का तेल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, ऐसा हम इसमें शब्द इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का। तो एक बात तो ये ध्यान रखिएगा कि पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन है। कोयले के लिए हमने कार्बन शब्द यूज किया था, यह हाइड्रोकार्बन है। ये बनता कैसे है? तो प्राचीन समय में जब लार्ज स्केल पर जो समुद्री जीव होते हैं वो धरती के नीचे या चट्टानों के नीचे जब दब जाते हैं, तो लंबे समय तक उनके ऊपर ताप और दाब काम करता है। तो उस ताप और दाब की वजह से वो जो फॉसिल्स हैं सारे, वो हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं, और फिर उसी हाइड्रोकार्बन को हम चट्टानों पर दबाव डालकर बाहर निकाल लेते हैं। तो वो पेट्रोलियम कहलाता है। इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। जब तक वो जमीन से बाहर निकलता है उस समय उसको क्रूड ऑयल कहा जाता है, क्योंकि कई सारी चीजें उसके अंदर मिक्स होती हैं। उसके बाद फिर उसको रिफाइन करके पेट्रोल और कई सारी और चीजें भी उससे अलग निकाल ली जाती है। इसको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, क्योंकि जीवों के फॉसिल से बना हुआ है। और ये जैविक ऊर्जा संसाधनों में इंक्लूड है। जैसे कोयले को भी हमने जैविक ऊर्जा संसाधन कहा था, ये भी जैविक ऊर्जा संसाधन है, बायोटिक एनर्जी रिसोर्स कहलाता है। और इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, तरल सोना भी इसको कहा जाता है। दुनिया भर में पेट्रोल को बाहर निकालने का जो पहला काम शुरू हुआ था वो 1859 के अंदर टिटुसविले एक जगह है पेंसिल्वानिया, यूएसए के अंदर। वहां ये सबसे पहला कुआं पेट्रोल का खोदा गया था। उसके बाद दुनिया भर में इसकी खनन जो है वो स्टार्ट होता है। अगर हम भारत पर आकर बात करेंगे कि भारत में इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई, तो सबसे पहली जो डिस्कवरी हुई थी क्रूड ऑयल की भारत के अंदर, वो डिगबोई में हुई थी, असम के अंदर, 1890 में, 1889 के अंदर। तो वहां तब इसको खोजा गया था, अंग्रेजों के द्वारा ही ये काम किया गया था। और ठीक उसके अगले साल यानी कि 1890 में पहला जो माइनिंग शुरू हुई पेट्रोल की, वो डिगबोई से ही शुरू हो जाती है। लगभग 662 फीट की हाइट से वहां पेट्रोल निकाला जाता है। और निकालने का जो काम है वो असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, AR&T कंपनी लिमिटेड कहते हैं, जो कि उस समय लंदन में रजिस्टर्ड थी। ये जो कंपनी, उसने ये खनन शुरू किया, और लगभग 200 गैलन पेट्रोल वहां से, या क्रूड ऑयल रोज वहां से निकाला जाता था। एक गैलन में लगभग 4 लीटर पेट्रोल होता है, या उससे थोड़ा सा कम, 3.8 लीटर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट, यानी कि 4 लीटर से थोड़ा कम एक गैलन में। तो वो 200 गैलन जो है पर डे वहां से निकाला जाता था। अब अगर हम इस थोड़ी स्टोरी को आगे और लेके जाएं, तो 1899 में जो AR&T कंपनी थी, उसने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था असम ऑयल कंपनी। फिर ये सारा काम वो असम ऑयल कंपनी करने लग गई आगे का। ठीक इसी तरह से 1901 में, 2 साल बाद, डिगबोई के अंदर एक रिफाइनरी बनाई जाती है, और वो भारत की पहली रिफाइनरी होती है, और आजादी से पहले भारत की एकमात्र रिफाइनरी भी होती है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है जो आज भी चल रही है। ओल्डेस्ट रनिंग रिफाइनरी है ये डिगबोई वाली जो है, और आजादी से पहले भारत में ये एक ही रिफाइनरी थी जो डिगबोई के अंदर स्थापित की गई थी। इसी तरह से हम 1911 में, अगले एक और ईयर पर ध्यान दें, तो एक नई कंपनी आई, बर्मा ऑयल कंपनी इसको कहते हैं, BOC। वो भारत के सिनेरियो में एंटर होती है ये कंपनी। ये भी यूके बेस्ड एक कंपनी थी। 1921 के अंदर ये जो बर्मा ऑयल कंपनी है,
वो इस असम ऑयल कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। फिर मिलकर वो तो पूरी बर्मा ऑयल कंपनी ही काम करती है उसके साथ में। तो ये कुछ शुरुआती जो पेट्रोल के बारे में इंडिया के अंदर जो जो काम हुए थे वो इस तरह से हम देख सकते हैं उनको। उसके बाद फिर भारत के अंदर पेट्रोल का काम बहुत लार्ज स्केल पर शुरू हो जाता है, और शुरुआती दौर में वो असम तक सीमित रहा, फिर दूसरे स्टेट्स भी सीन के अंदर आते हैं। उसकी बात हम थोड़ी आगे की तरफ करते हैं, लेकिन बेसिक हिस्ट्री जो है वो ये इस तरह से है। अब अगर हम भारत में कुछ बड़ी कंपनियों की बात करेंगे तो ओएनजीसी का नाम सबसे पहले आता है। इसकी स्थापना 1956 में हुई, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, और 2010 से इसको महारत्न कंपनी का दर्जा भारत ने दिया है, भारत सरकार ने। महारत्न कंपनी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जो लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट देती हो। ऐसी सारी सरकारी कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। ऐसी 10 कंपनियां भारत में भी हैं जिसमें ये दर्जा दिया गया है, और उसमें ये भी कंपनी सम्मिलित है। 2010 में उसको ये स्टेटस मिला है। ये जो कंपनी है ओएनजीसी, वो भारत के अंदर खनिज तेल की खोज करने का और उत्पादन करने का काम करती है। इसकी जो स्थापना है वो काफी एक लंबे समय से इसको ये ओएनजीसी जो नाम मिला है वो मिला है। तो विकास के शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो सबसे पहले ऑयल एंड गैस डिवीजन की स्थापना की गई थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन 1955 में। उसके बाद कुछ ही मतलब 1-2 महीने के अंदर ही इसका नाम बदलकर फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टरेट कर दिया गया, और अगले वर्ष यानी कि 1956 में इसका नाम फिर बदल के कर दिया ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कर दिया गया। और वो नाम फिर 1994 तक चलता है, और 1994 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की जगह कॉरपोरेशन कर दिया जाता है, और तब से लेके आज तक ये कंपनी इसी नाम से ओएनजीसी के नाम से जानी जाती है। अब वर्तमान के भारत के सिनारियो में इस कंपनी की इंपॉर्टेंस देखेंगे तो ओएनजीसी भारत में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस उत्पन्न या पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। भारत में जितना भी ऑयल और नेचुरल गैस उत्पादन होता है उसका 71% हिस्सा इसी कंपनी के द्वारा खनन किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी कंपनी भारत के अंदर है, जो भारत सरकार की कंपनी है ओएनजीसी। दूसरी भारत सरकार की एक और कंपनी है जिसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओआईएल भी हम इस कंपनी को कहते हैं। ये जो कंपनी है वो भी 1959 के अंदर स्थापित हुई थी ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि वो जो असम के अंदर नहरकटिया और मोरैन जो नए नए पेट्रोलियम खनन क्षेत्र ढूंढे गए थे उनका विकास कर सके, इसके लिए इस कंपनी की स्थापना की गई थी। फिर 1961 के अंदर क्या होता है, भारत सरकार और वो बर्मा ऑयल कंपनी जो यूके बेस्ड थी वो दोनों इसमें जॉइंट वेंचर्स बन जाते हैं, दोनों दोनों मिलकर इसमें काम करने लगते हैं। 1981 के अंदर जो वो आईएल है उसको फिर भारत सरकार अपने अधीन ले लेती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुलियाजान असम के अंदर है, लेकिन इसका कारपोरेट ऑफिस जो है वो नोएडा के अंदर भी है। और ये कंपनी भी भारत के अंदर जो खनिज तेल है उसकी खोज और उसके उत्पादन का काम करती है। ओएनजीसी के बाद ये दूसरी बड़ी कंपनी है भारत में। इसके अतिरिक्त कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनियां हैं पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर उनकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एचपी का नाम सुना होगा आपने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल कहते हैं। ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इस कंपनी को भी 2019 में महारत्न का दर्जा दिया गया है। वैसे ये जो कंपनी है भारत के अंदर वो कुछ दूसरे नामों से 1910 से ही काम कर रही है। अलग अलग समय में इसके कई सारे नाम रहे, लेकिन जो वर्तमान नाम है एचपीसीएल, ये नाम 1974 से 78 के बीच में ये जो ईएसएसओ एंड सेल टैक्स एंड ल्यूब इंडिया, इन कंपनियों को मिलाकर जब नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तब इसका नाम पड़ा है एचपीसीएल। ठीक है, ये इन 3-4 सालों में ये घटनाएं सारी घटी हैं 1974 से लेकर 78 के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में वर्तमान में भारत में है, और महारत्न का दर्जा भी है। दूसरी कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल कहते हैं इसको। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये 2017 से ये कंपनी भी महारत्न का दर्जा इसको भी दिया गया है। इस कंपनी का फॉर्मेशन 1976 में होता है, जब बर्मा शेल कंपनी जो है वो भारत सरकार के द्वारा टेक ओवर कर ली जाती है, और 1977 में फिर उसका नाम बदल के भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया जाता है। इसी तरह से तीसरा इंडियन ऑयल देखेंगे तो इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड 1959 के अंदर ये कंपनी बनी थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है।
इसी तरह से एक और कंपनी हम देखें जिसका नाम वर्तमान में कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, लेकिन पहले इसको केयर्न एनर्जी भी कहा जाता था। ये 1981 में एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, मतलब यूके के अंदर ये कंपनी रजिस्टर्ड है, वहां की कंपनी है। और ये कंपनी ब्रिटिश ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट का काम करती है। ये जो केयर्न है, या आजकल हम इसको कैप्रिकॉर्न भी कह सकते हैं, ये कंपनी भारत में वेदांता के साथ मिलकर काम करती है, और अब वर्तमान में भारत के अंदर ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में एक प्रमुख नाम ये कंपनी भी वर्तमान में बन गई है। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही है, जैसा आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री काम कर रही है, एसआर ऑयल एंड गैस कंपनी है वो भी काम कर रही है, और भी कई सारी कंपनियां इस पूरे फील्ड के अंदर यहाँ पर भारत के अंदर वर्तमान में काम कर रही है। तो ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस पेट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। इनके जगह जगह पर आप लोगों ने पेट्रोल पंप देखे होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, छोटे छोटे मतलब व्हीकल तक पेट्रोल को पहुंचाने का काम करती है। अब हम भारत के अंदर अगर पेट्रोल के उत्पादन की बात करेंगे, तो पेट्रोलियम उत्पादन के उस मामले को अगर हम देखें, तो पेट्रोल का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, अगर हम 2019-20 में दिसंबर तक के जो आंकड़े हैं उनको देखें, तो भारत के अंदर 24,376,000 मेट्रिक टन पेट्रोल का उत्पादन हो रहा है। अब ये जो पेट्रोल है वो दो जगह से निकाला जा रहा है, एक ऑफशोर यानी कि मुख्य भूमि पर नहीं, पानी वाले में, और वो मूलतः अरब सागर के अंदर से निकाला जा रहा है, उसको ऑफशोर कहते हैं, अरेबियन सी के अंदर। और भारत के अंदर ये जितना पेट्रोल निकाला जा रहा है उसका 50% हिस्सा वो ऑफशोर वाला है, यानी कि पानी के हिस्से से निकाला जाता है। बाकी बचा हुआ जो 50% है वो ऑन शोर यानी कि मुख्य भूमि से, राज्य से निकाला जा रहा है, और वो लगभग 12,355 मेट्रिक टन है। उस राज्य के ऊपर यानी कि जो ऑनशोर निकाला जा रहा है उसमें राजस्थान अभी सबसे ज्यादा लीड कर रहा है, मतलब सबसे बड़ा स्टेट है, लगभग 21.35% के साथ में। यहाँ देखिए 21.35%। दूसरे नंबर पर इस मामले में गुजरात है, यहाँ देखिए 14.47% भारत में जो उत्पादन हो रहा है उसका यहाँ से, इस स्टेट से आता है। तीसरा बड़ा स्टेट है आसाम, यहाँ पर देखिए 12.68% भारत का जो प्रोडक्शन है उसका। इसके अलावा अगर हम देखें तो तमिलनाडु में 1.27%, आंध्र प्रदेश में 0.75% है, अरुणाचल प्रदेश में 0.17% है। तो ये स्टेट्स हैं भारत के अंदर जो वर्तमान में पेट्रोल का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आधा ये सारे राज्य मिलकर कर रहे हैं, और आधा ये यहाँ पर अरब सागर के अंदर मुंबई हाई करके एक जगह है, वहां से इसका खनन जो है वो हो रहा है। तो अगर हम मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ये जो मुंबई हाई रीजन है उसको, राजस्थान को और गुजरात, इन तीनों को, यानी कि यहां से लेकर अगर हम ये बेल्ट अगर हम जोड़ दें तो लगभग 86% पेट्रोल का उत्पादन यही इसी बेल्ट से होता है। मतलब आधा तो यहाँ से हो रहा है और बाकी ये वाला सारा 86%। और इसके अंदर अगर हम असम को भी जोड़ दें तो भारत में 98% पेट्रोल का उत्पादन ये तीन राज्य और ये मुंबई हाई जो रीजन है ये सब मिलके कर लेता, 98% प्रोडक्शन उसका जो है। तो मेजर स्टेट कौन से हो गए, राजस्थान, गुजरात और असम, और आधा निकलता है कहां से, अरब सागर के अंदर से। इस तरह से अभी जो प्रोडक्शन भारत में आ रहा है वो उसका सिनेरियो है। अब देखिए जो ऑफशोर है उसकी थोड़ी हम डिटेल में बात करते हैं। ऑफशोर जो जगह है वो भारत में, यहाँ देखिए ये मुंबई जो है महाराष्ट्र में, उसके बिल्कुल सामने है अरब सागर में, यहां से वो निकाला जाता है। अब भारत के अंदर जो ऑफशोर यानी कि जमीन के बाहर पानी के अंदर जो पेट्रोल को खोजने का काम शुरू होता है, उसकी कहानी 1970 से शुरू होती है, जब ये कैम्बे की खाड़ी के अंदर, यहाँ गुजरात के आसपास कैम्बे की खाड़ी में इसका मतलब संकेत मिलते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल मिल सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी सफलता जो हाथ लगी वो 1974 में लगी, जब एक ड्रिल शिप था जिसका नाम था सागर सम्राट। तो वो सागर सम्राट नामक एक जहाज पर रहकर ये सारा जब यहाँ खोजने का काम शुरू हुआ, तो बॉम्बे हाई उस समय बॉम्बे हाई कहते थे, आजकल हम मुंबई हाई भी कह सकते हैं। तो ये जो जगह है वो इस सागर सम्राट जो जो जहाज था, उस जहाज पर रहकर सर्वे करने के दौरान ये इस क्षेत्र का पूरा पता चला। और जब 74 में यहाँ पता चला तो 74 के अंदर ही ओएनजीसी ने यहाँ पे उसका खनन भी शुरू कर दिया, माइनिंग भी शुरू हो गई। तो ऑफशोर सबसे पहली माइनिंग शुरू होती है वो 1974 के अंदर शुरू होती है, यहाँ से मुंबई हाई से। ये जो मुंबई हाई जगह है वो लगभग मुंबई से 160 किलोमीटर इधर और वेस्ट में है, जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जिसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं अरब सागर के अंदर, वो उस मग्न तट पर ये पूरा स्थित है।
मुंबई हाई जो फील्ड है वो, उसको अगर हम देखें तो लगभग 1659 मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है, 1659 मिलियन मैट्रिक टन यहाँ टोटल भंडार है। लेकिन हम साल भर अगर पूरे पूरे ईयरली अगर हम हिसाब लगाएं तो अभी लगभग 12 मिलियन मैट्रिक टन ईयरली प्रोडक्शन यहाँ से होता है भारत के अंदर। और ये भारत का लगभग 50% प्रोडक्शन है। पूरा एरिया अगर हम देखें तो 1,16,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये भारत का सबसे बड़ा ऑयल रीजन है अभी तक। इतना बड़ा ऑयल रीजन ना तो लैंड पर है ना किसी ऑफशोर पे है। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट एरिया हम कह सकते हैं इसको भारत के अंदर। इसके अलावा यहाँ छोटी छोटी और जगह भी है, मुक्ता है, पन्ना है, बसीन, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, नीलम है, हीरा है, इस तरह के कई और जगह भी यहाँ पर है आसपास जहां पर इसकी संभावना है और खनन किया जा सकता है। ये देखिए वहां अरब सागर के अंदर इस तरह का प्लेटफॉर्म डेवलप किया है ओएनजीसी ने, और वहां से वो सारी गैस बाहर निकाली जाती है पानी के अंदर से, और फिर मुख्य भूमि पर पहुंचा दी जाती है। उसके बाद हम यूज करते हैं इसको। अब हम ऑफशोर की बात करेंगे, तो ये ऑनशोर की यानी कि मुख्य लैंड पर जो स्टेट्स हैं उनकी बात करेंगे, तो उसमें राजस्थान का नंबर सबसे पहले आता है। जैसा कि अभी हमने कहा लगभग 21% प्रोडक्शन इस स्टेट से होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिला जो वर्तमान में जहां से खनन हो रहा है वो बाड़मेर है। वहां 3111 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा एरिया है जहां पर ये सारे तेल के भंडार मिले हैं। अगर हम तीन मेजर रीजन इस बाड़मेर के अंदर आइडेंटिफाई करें तो वो मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, इसको MBA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। ये तीन मेजर हैं राजस्थान के अंदर जो ऑयल फील्ड है वो। मंगला जो ऑयल फील्ड है ये लार्जेस्ट ऑनशोर हाइड्रोकार्बन रीजन है भारत के अंदर। यानी कि मुंबई हाई के बाद अगर हम मेन लैंड पर जो पेट्रोल भंडार है उनकी बात करें तो मंगला सबसे बड़ा है उसमें। मुंबई हाई के बाद ऑनशोर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये। और पिछले 2 डिकेड के अंदर जितने भी ऑयल भंडार ढूंढे गए हैं भारत के अंदर उसमें ये सबसे टॉप पर है। इसकी खोज 2004 में हुई थी और 2009 अगस्त 2009 में यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और आज ये एक मेजर ऑयल फील्ड है भारत का। इसी के साथ ऐश्वर्या को देखेंगे तो ये मार्च 2013 में यहाँ माइनिंग शुरू हो जाती है। भाग्यम से जनवरी 2012 में यहाँ माइनिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह से सरस्वती ऑयल फील्ड है, विजय ऑयल फील्ड है, खूब सारे ऑयल फील्ड के यहाँ पर नाम है। इस पूरे रीजन में अभी तक हम देखें तो 38 ऑयल फील्ड को वहां पहचान कर ली गई है। इतने ब्लॉक वहां ढूंढ लिए गए हैं जहां माइनिंग की जा सकती है आराम से। राजस्थान में अगर हम पूरा ओवरऑल एक रिसोर्स, एक पोटेंशियल स्टेट की तरफ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ 4 पेट्रोफेरस बेसिन है जो 14 डिस्ट्रिक्ट 14 जिलों के अंदर विस्तृत है। और इन सारे जिलों को अगर हम नाम से पुकारें तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, चूरू और चित्तौड़गढ़, लगभग 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में सारा एरिया फैला हुआ है जहां इस पेट्रोल के होने की संभावना है। यानी कि राजस्थान बहुत बड़ी पोटेंशियल इस मामले में रखता है। हालांकि अभी तक पेट्रोल का जो खनन है वो मूलतः बाड़मेर के अंदर ही ज्यादा हो पाया है। इसी तरह से अगर हम इस बाड़मेर के अंदर देखें तो यहाँ रिफाइनरी नहीं है राजस्थान के अंदर, तो एक रिफाइनरी बनाई जा रही है जिसका नाम है HRRL, यानी कि HPCL जो कंपनी हम पहले बात कर रहे थे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसने यहाँ HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से एक रिफाइनरी यहाँ स्थापित की जा रही है 2013 से। बाड़मेर के अंदर एक जगह पचपदरा गांव है, उस गांव के अंदर वो रिफाइनरी बन रही है। और इस पूरी रिफाइनरी के अंदर HPCL का जो इक्विटी है वो लगभग 74% है और राज्य सरकार की, राजस्थान सरकार की 26% है। और अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 2022 के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको शुरू करना अभी बाकी, जो हो जाएगा बहुत जल्द। ये आप देख सकते हैं पूरा राजस्थान में, ये बाड़मेर जिला है बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास, इधर गुजरात के पास में, यहाँ ये बाड़मेर, और इसके अंदर ये सारे पेट्रोल का खनन जो है वो हो रहा है। और ये भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा स्टेट बन गया है ऑनशोर की अगर हम बात करें तो। दूसरा बड़ा जो स्टेट है वो गुजरात है। और गुजरात के अंदर जो जगह है जहां से पेट्रोल निकाला जा रहा है, अंकलेश्वर, भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट है, इसमें अंकलेश्वर जगह है। इसी के साथ में आनंद डिस्ट्रिक्ट, इसके ठीक नॉर्थ में यहाँ पर देख सकते हैं आप आनंद। इस आनंद के अंदर अगर हम देखें तो लुनेज, कटाना और बरकोल, ये जो रीजन है वो बड़े पॉपुलर है। कलोल रीजन है पंचमहल के अंदर, यहाँ पंचमहल है, इसमें कलोल। सूरत के अंदर कोसांबा, ये सूरत वाली जगह है, और यहाँ सूरत डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ कोसांबा जो है उसमें पेट्रोल का खनन। सानंद हम देखें तो वो अहमदाबाद के अंदर यहाँ पर है। नवेगांव खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये नवेगांव जगह है।
और इसके अलावा एक ह्यूज रिजर्व भंडार अभी अलियावेट आइलैंड पे भी मिले हैं। ये भावनगर जो इससे आगे यहाँ अलियावेट करके एक आइलैंड है, वहां पर भी इस खंबाती खाड़ी में इसके काफी भंडार देखने को मिले हैं। इसी के साथ वो जो केएन एनर्जी जो कंपनी है, उसने इस केम्बे की खाड़ी में, ये वाला जो रीजन है इसको केम्बे की खाड़ी कहते हैं, इसमें लक्ष्मी और घोरी दो ऑयल फील्ड आइडेंटिफाई किए हैं और वहां से वो पेट्रोल निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से गुजरात का भी एक बहुत वाइड एरिया है जहां पर पेट्रोल की संभावना बनती है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जो सूरत है, सूरत से लेकर एक लीनियर पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करें तो ठेठ इधर से होता हुआ राजकोट तक पहुंचता है वो पूरा, ये पूरी लाइन है जहां पर इस पेट्रोल की बहुत ज्यादा। इसको हम जूम करके अगर देखें तो आप ये देखिए, ये अंकलेश्वर जगह है यहाँ, और यहाँ से लेकर ये पूरा रीजन है, ऐसे चलता है इसमें पूरा ठेठ यहाँ तक। ये कड़ी वगैरह, नॉर्थ कड़ी और साउथ कड़ी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो यहाँ से लेकर अगर हम चलें तो ठेठ अंकलेश्वर तक, यहाँ तक ये पूरा रीजन है जहाँ भारी मात्रा में पेट्रोल का रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो ये पूरा रीजन बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा बड़ा स्टेट अगर हम आइडेंटिफाई करें स्टेट के रूप में तो वो असम है, और यही वो स्टेट है जहां से भारत में पेट्रोलियम की जो कहानी है वो शुरू होती है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो मेजर मेजर रीजन है उसको हम आइडेंटिफाई करें तो सबसे पहला रीजन तो डिगबोई है, और ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये तिनसुकिया देखिए ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश की तरफ, वो तिनसुकिया, वहां वो डिगबोई ऑयल फील्ड है। ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड हम कहते हैं। लगभग 800 कुएं यहाँ पर पेट्रोलियम खनन के लिए निकाले गए, खोदे गए हैं अब तक। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है और असम का सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये तिनसुकिया के पास में डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इसमें नहरकटिया और मोरेन हुगरीजन ऑयल फील्ड है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है जो यहाँ इस जिले में स्थित है, डिब्रूगढ़ में। आगे हम देखेंगे तो एक जिला है इससे सटा हुआ, शिव सागर कहते हैं इसको। इसके अंदर तीन जगह है, एक रुद्र सागर, लकवा और गाले की। ये तीनों ऑयल फील्ड भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ शिव सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं। इसके अलावा जोरहट जिला, यही जोरहट, यहाँ देखिए चारों जिले बिल्कुल लाइन से हैं, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर और जोरहट। जोरहट में ये बोरहोला रीजन है एक, वहां से इसका खनन होता है। इसके अलावा करीमगंज एक डिस्ट्रिक्ट है इधर बांग्लादेश की तरफ, वहां पर भी ये बदरपुर करके एक जगह है। इसके अलावा ये जो अरकान बेसिन है पूरा, इसके अंदर भी। तो असम के अंदर काफी पेट्रोल का संभावना है, लेकिन ये जो मेजर रीजन है वो ये है, और डिगबोई तिनसुकिया के अंदर स्थित है। तो इस तरह से भारत में यहीं से खनन शुरू होती है, और अभी भी ये एक मेजर स्टेट बना हुआ है। हालांकि अभी ज्यादा प्रोडक्शन गुजरात और राजस्थान जो जो स्टेट्स हैं उनसे हो रहा है, लेकिन फिर भी एक मेजर स्टेट है भारत का पेट्रोल खनन के मामले में। अब अगर हम ये तो अभी तक खनन हो रहा है, थोड़ा बहुत खनन तमिलनाडु वगैरह में भी, आंध्रा में भी हो रहा है, लेकिन वो परसेंटेज काफी कम है। अब हम अगर आगे संभावना की बात करें तो हमने कहा कि ये एक फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जहां जहां समुद्री जीवों के दबने की संभावना है वहां इसकी पॉसिबिलिटी ऑलवेज बनी रहती है। तो ऐसे में अगर हम देखेंगे तो ये मुंबई हाई हमने ढूंढा, इसके बाद गुजरात वाला रीजन, उसके बाद राजस्थान वाला रीजन। अब क्यों ना हम ये पूरा गंगा का जो मैदान है ये भी सब डिपोजिशन हुआ है। ये सारे जो डेल्टाई रीजन है, जिसमें हम सुंदरबन का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा, ये सब भी डिपोजिशन हुए हैं। तो हो सकता है इन सब के नीचे भी भारी मात्रा में समुद्री जीव दब गए हो। हिमालयन जो रीजन है उसके अंदर भी हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये भी 33 सागर के अंदर था, तो वहां पर भी डिपोजिशन हुए हो। तो जहां जहां डिपोजिशन वाली रॉक्स हमको मिलती है वहां इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। और ये सारे जो डेल्टाई रीजन है, गंगा वाला, सुंदरबन से लेकर ये पूरा डेल्टा, इसमें कई सारी कंपनियां अलग अलग जगहों पर ढूंढने का काम कर रही है, और कई कंपनियों को इनमें सफलता भी हाथ लगी है। तो निकट भविष्य में ये भी एक बड़े संभावना वाले क्षेत्र भारत के अंदर नजर आते हैं, जो पोटेंशियल जोन जिसको हम कह सकते हैं, वो हम कह सकते हैं। अब वर्तमान में भारत के अंदर जितना भी पेट्रोल चाहिए उसका मैक्सिमम हिस्सा इंपोर्ट होता है, क्योंकि हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते। दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे में जो क्रूड ऑयल है भारत का, उसको आप देखिए 19.65 करोड़ मैट्रिक टन 2020-21 के अंदर ये इतना पेट्रोल हमने आयात किया है, क्रूड ऑयल आयात किया है। अब ये जो भारत की जो टोटल आवश्यकता है उसका 84%, 84% पेट्रोल हम आज भी आयात करके फिर अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। अब ये बहुत ज्यादा आयात हो रहा है, तो और बहुत ज्यादा खर्च भी भारत सरकार इस पर कर रही है। तो भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2022 तक
ये जो 84% है ये घट के 67% कर दिया जाए। और क्यों, कैसे कर दिया जाए, उससे एक तो भारत के अंदर जो पेट्रोल उत्पादन हो सकता है उसको बढ़ाया जाए, और उसके बाद ये ग्रीन एनर्जी जिसको हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं उनका विकास किया जाए, ताकि पेट्रोल की खपत धीरे धीरे कम हो जाए और वो 2022 तक 67% पर आ जाए। लेट होप, हम देखते हैं कि ऐसा हो जाए, अच्छी बात है। ये जो हम 84% हमारी जो आवश्यकता है उसका, ये लगभग 20 करोड़ मैट्रिक टन हम जो आयात कर रहे हैं, उसका 86% हिस्सा ओपेक कंट्री से आता है। ओपेक है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक पूरा संगठन है 1960 से, जो पेट्रोल का निर्यात करने वाले, क्रूड ऑयल का निर्यात करने वाले देश हैं, उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया। वर्तमान में 17 देश इसके मेंबर है। तो ज्यादातर उसके मेंबर से ही पूरी दुनिया को सप्लाई होता है, और भारत भी वहीं से ज्यादातर लेता है। जिन जिन देशों से ज्यादातर हम पेट्रोल मंगाते हैं उनके नाम में इराक, सऊदी अरब, यूएई, नाइजीरिया, यूएसए, कुवैत, वेनेजुएला, मैक्सिको, कतर, ये सारे हैं। और इसमें से ज्यादातर देश वो ओपेक के ही मेंबर हैं, लेकिन सारे नहीं है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो भारत के अंदर दिसंबर 2021, पर्टिकुलर एक महीने की हम बात करें, तो उस एक महीने में 15,904 मिलियन यूएस डॉलर का पेट्रोल हमने आयात किया, और वो कुल आयात जो हुआ उसका लगभग 27% हिस्सा है। यानी कि हम 100 रुपए की चीजें अगर मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो उसमें से लगभग 27 रुपए तो हम केवल पेट्रोल ही खरीद रहे हैं। और इसीलिए वो हमने लक्ष्य रखा कि पेट्रोल का जो आयात है वो घटना चाहिए, ताकि देश का जो जो पैसा है वो बचे। आगे हम थोड़ा रिफाइनरी के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी रिफाइनरी है, कहां पर है। तो अभी तक के आंकड़ों पर हम नजर डालें भारत सरकार के, तो 23 रिफाइनरी भारत के अंदर काम कर रही है। और ये जो रिफाइनरी है उसमें से सबसे ज्यादा 9 रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हैं। और वो देखिए, बिहार के अंदर बरौनी 1964 में ये स्थापित हुई थी, और ये आगे उसकी क्षमता है कितना वो उत्पादन कर सकती है। MMTAP, इसका मतलब होता है मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। तो वो उसकी क्षमता कितनी है वो आगे लिखी हुई है, और ये ईयर लिखा हुआ है कि किस साल वो स्थापित हुई थी। तो बरौनी बिहार के अंदर, कोयली गुजरात के अंदर, हल्दिया वेस्ट बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा, गुवाहाटी असम, डिगबोई असम। ये जो डिगबोई है वो 1901 में, आजादी से पहले बनी एकमात्र रिफाइनरी जो आज भी चल रही है। बोगाईगांव वो भी असल में, और पारादीप ओडिशा। तो ये 9 जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की है। इसी तरह से हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की देखेंगे तो महाराष्ट्र में मुंबई, और आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम। आगे हम हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड की देखेंगे तो ये पंजाब के अंदर भटिंडा में है, 2012 में ही शुरू की गई है। उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की महाराष्ट्र में मुंबई और केरला के अंदर कोच्चि, ये 2 रिफाइनरी इनकी है। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर बीना में है, ये 2011 में शुरू हुई है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तमिलनाडु में है, इसकी दोनों, एक मनाली में है और दूसरी कावेरी बेसिन है, इसको नागापट्टिनम भी कहते हैं इस क्षेत्र को। नुमालीगढ़ रिफाइनरी है असम के अंदर, नुमालीगढ़ के अंदर। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की, ONGC की, आंध्र प्रदेश में है, तातीपाका जगह है, वो 2001 में शुरू हुई है। इसी तरह से मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने कर्नाटक के मैंगलोर में एक रिफाइनरी स्थापित की है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम देखें तो जो रिलायंस इंडस्ट्री है, इसकी गुजरात में 2 रिफाइनरी हैं जो जामनगर में है। और ये ध्यान रखना कि ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है, इनको विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी कहा जाता है जो रिलायंस की रिफाइनरीज है। और आप इन सारे आंकड़ों पर भी नजर डालोगे, देखिए इतनी बड़ी रिफाइनरीज और कोई भी नहीं है। देखिए 33 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, और दूसरा की जो ब्रांच है वो 35 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम रिफाइन करती है ऑयल को। इसी तरह से एक न्यारा एनर्जी लिमिटेड है, वो भी गुजरात के अंदर वाडीनार में उसकी ये है। और एक जो बन रही है, हमने कहा गुजरात के अंदर, अपने राजस्थान के पचपदरा में, उसकी बात हमने पहले की, पर वो अभी शुरू नहीं हुई है। इस तरह से अगर हम देखें तो वर्तमान में भारत लगभग 250 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम यहाँ पर वो उत्पादन रिफाइन करता है पेट्रोल को भारत के अंदर। अगर इस पूरे सिनारियो को हम नक्शे पर देखना चाहें तो ये देख लीजिए, मैंने अब इस पूरे नक्शे के अंदर अगर हम देखेंगे तो कंपनियों के लोगो सहित ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो किस किस कंपनी का कहाँ कहाँ पर प्लांट है, रिफाइनरी का प्लांट है, वो हम आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें भटिंडा, पानीपत, मथुरा, बरौनी। ये जो बरौनी रिफाइनरी है ये भारत की पहली ऐसी रिफाइनरी है जो मार्केट बेस्ड है,
यानी कि ज्यादातर रिफाइनरियां वहीं निकल लगाई जाती है जहां पेट्रोल का खनन होता है। लेकिन ये ऐसी यहाँ खनन नहीं होता बिल्कुल भी। लेकिन ये जो असम का पेट्रोल है, वो क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ से इधर ला के यहाँ रिफाइन किया जाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ ज्यादा है, पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है, तो डिमांड यहाँ ज्यादा है। इसलिए ये पहली मार्केट बेस्ड रिफाइनरी भारत के अंदर मानी जाती है। तो ये है। इसी तरह से डिगबोई तो हम कह रहे हैं कि बार बार की सबसे पुरानी है, बहुत प्राचीन है। तो इस तरह से ये सारी जो रिफाइनरीज हैं भारत के अंदर, वो इस मैप में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कहाँ कौन सी कंपनी काम कर रही है वो भी इस मैप से स्पष्ट हो जाता है। रिफाइनरी जो होती है वो इस तरह का जाल है। ये गुजरात की जो रिलायंस रिफाइनरी है, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी हम कहते हैं इसको, उसका जाल है। देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर है रिफाइन करने के लिए। और साथ ही पेट्रोल को जब हम, क्रूड ऑयल को जब रिफाइन करते हैं, तो कई सारी चीजें और भी निकलती है। पेट्रोल निकलता है, डीजल, केरोसिन, कई सारी दूसरे केमिकल्स निकलते हैं। तो उस पर पूरा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री डेवलप होती है। डामर भी उसका को प्रोडक्ट है, मोम भी उसका को प्रोडक्ट है, कई और चीजें हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो ये पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भारत पेट्रोलियम की एक रिफाइनरी है। ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर है पेट्रोल को रिफाइन करने का। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर होता है रिफाइनरी जो है। अब हम भारत में जो पेट्रोल को इधर उधर पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइंस बनी हुई है, उसमें कुछ मेजर पाइपलाइन है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और उसमें हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए 1964 के अंदर कंप्लीट हुई एक पाइपलाइन, जिसको हम नहरकटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन कहते हैं। 1167 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है पेट्रोल को लाने ले जाने के लिए। तो अब यहाँ देखिए, असम के अंदर जगह है नहरकटिया, वहां से नूनमाटी होते हुए ये बरौनी है बिहार के अंदर। जो मैं अभी कह रहा था कि मार्केट बेस्ड पहली रिफाइनरी है, वो उस रिफाइनरी को वो ऑयल पहुंचाने के लिए यहाँ से पाइपलाइन बना के बिहार लाया गया था। तो उसको कहते हैं नहर कटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन। उसके बाद में हम देखें तो मुंबई हाई से, मुंबई और अंकलेश्वर और कोयली, ये गुजरात और मुंबई हाई के बीच में ये यहाँ पर ये कोयली जगह है। और ये जो सारे छोटे छोटे पाइपलाइन बनाए गए, ज्यादा लंबी नहीं है, 210 किलोमीटर है, लेकिन 1965 के अंदर ये सब आपस में जोड़ दिए गए थे। इसी तरह से हम सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन अगर देखें, तो वो 1256 किलोमीटर लंबी है। और इस पाइपलाइन को, ये सलाया कोयली और मथुरा, वो यहाँ से, यहाँ देखिए ये सलाया, और इधर पहुंचाएगी मथुरा में, ये ऐसे इस तरह से। ये लगभग 1256 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। कांडला भटिंडा पाइपलाइन जो है, वो कांडला यहाँ गुजरात के अंदर है, और भटिंडा यहाँ अपने पंजाब के अंदर है। तो ये पाइपलाइन, ये डैश डैश जो लाइन आपको दिख रही है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए डैश डैश यहाँ पर है। तो ये पूरी बन रही है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये पूरी पाइपलाइन एक और है पेट्रोल को पहुंचाने के लिए, 1331 किलोमीटर जब ये पूरी हो जाएगी तो ये मेजर पाइपलाइन है भारत के अंदर जो पेट्रोल को। इसके अलावा छोटी छोटी कई सारी पाइपलाइन और होती है। राजस्थान के अंदर अभी रिफाइनरी नहीं है, तो यहाँ भी लगभग 500 पौने 600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बना के यहाँ सलाया तक लाया गया है, रिफाइनरी यहाँ पर है। तो वो भी एक मेजर पाइपलाइन वहां पर है। तो इस तरह की कुछ और पाइपलाइंस भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मेजर पाइपलाइंस जो है वो ये थी। तो हमने ये पेट्रोल के बारे में भारत में आज पूरा डिटेल में देखा कि वो कहाँ उसका उत्पादन हो रहा है, कहाँ से खोजा गया था, कितनी रिफाइनरीज यहाँ पर हैं, सभी तरह की जानकारी पेट्रोल से जुड़ी हुई मैंने कोशिश की है इस वीडियो में देने की। आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये कंटेंट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे हम किसी और वीडियो के साथ जल्दी और मिलेंगे। थैंक यू सो मच मेरा यह वीडियो देखने के लिए।